हेलो एंड वेलकम टू ट्री एकेडमी। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर पीजीटी इंग्लिश फॉर झारखंड पीजीटी इंग्लिश। ओके, देन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पीजीटी एग्जाम्स, राइट। ये सिर्फ झारखंड वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जितने भी पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डिटेल स्टडी ऑफ अ लिटरेरी एज 19th सेंचुरी। ओके, मैं 19th सेंचुरी का जो ये है, मैं आज प्रॉपर इस कोर्स में 19th सेंचुरी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, क्लियर। नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। द रोमांटिक पीरियड, द रोमांटिक पीरियड कब से होता है? 1789 का जो पीरियड होता है वो रोमांटिक पीरियड होता है, राइट। The dates of the romantic period of literature are not precise. Okay, कहीं पे आप लोगों को ना ये 1789 मिलेगा, कभी ये 1798 मिलेगा, मतलब ये प्रिसाइज नहीं है। ओके, एंड the term romantic was itself not widely used until after the period in question. Okay, तो ये सिंपल सा मैं नॉर्मल सा फैक्ट बता दे रही हूँ, राइट। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट मैंने ये जो लाइन लिखा है ना कि ये बस आप लोगों की नॉलेज के लिए है कि अगर हम रोमांटिक पीरियड, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द रोमांटिक पीरियड, बिफोर कमिंग इनटू रोमांटिक पीरियड वी हैव टू जस्ट नो दैट what is actually romantic age, right? So this period began in 1798. This period began in 1798, right? ये पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1798 में this period just started, right? Which saw the publication by Wordsworth and Coleridge of their lyrical ballads, right? ये वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज की बहुत फेमस बुक है लिरिकल बैलेड्स, जो 2 वॉल्यूम्स में आई थी, राइट। एक 1798 में थी एंड एक 1800 में थी, राइट, एंड एंड्स इन 1832। अब ये जो रोमांटिक पीरियड है ये 1832 में एंड हुआ। A year which saw the death of Sir Walter Scott and the enactment by Parliament of the first Reform Bill, right? पहला रिफॉर्म बिल 1832, राइट। ये जो है 1832 क्या हुआ था? 1832 में डेथ ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट था एंड क्या था? द इनैक्टमेंट बाय पार्लियामेंट ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्म बिल। पार्लियामेंट उसमें इनेक्ट किया गया था रिफॉर्म बिल को 1832 में, राइट। 1832 में क्या हुआ था कि वॉल्टर स्कॉट जो थे उनका डेथ हुआ था एंड रिफॉर्म बिल का इनैक्टमेंट हुआ था। ओके, 1832। यू जस्ट रिमेंबर द डेट्स। ओके, द डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लिटरेचर। लाइक ना ये लोग एग्जाम में ना क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ देते हैं, इन विच डेट्स टू रिमेंबर डेट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर डेट्स, राइट। ओके, अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक एज। ओके, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ रोमांटिसिज्म, राइट। ये थोड़ा स्लाइड्स जो है वो कट गया है, आई थिंक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। ओके, एज ऑफ रोमांटिसिज्म का ये क्या है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। रोमांटिसिज्म इज द नेम ऑफ अ डोमिनेंट मूवमेंट इन लिटरेचर एंड अदर आर्ट्स, particularly music and painting, in the period from 1798 to 1850, right? तो रोमांटिक मूवमेंट क्या होता है? एक मोमेंट है इन लिटरेचर जिसमें आर्ट्स का मेनली यूज होता है, म्यूजिक का यूज होता है, पेंटिंग का यूज होता है, फ्रॉम 1798 टू 1850, राइट। द मेन फीचर ऑफ दिस age is important of self-expression and individual feeling. It emphasizes the truth of imagination rather than scientific truth. Okay, रोमांटिक एज में ना क्या बिलीफ होता था ना कि ये साइंटिफिक ट्रूथ में बिलीव नहीं करते थे, ये रैदर बिलीव करते थे इमेजिनेशन पे बिलीव करते थे, इंडिविजुअल फीलिंग्स पे बिलीव करते थे, राइट। तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये जो है
देखिए यहाँ पे क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इंडिविजुअल फीलिंग. ओके, इट एम्फेसाइज द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन. ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन पे हम लोग आ जाते हैं कि ये ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन है. रेदर देन ये लोग साइंटिफिक ट्रूथ पे बिलीव नहीं करते थे. ये लोग कहाँ बिलीव करते थे कि सेल्फ फीलिंग पे, सेल्फ इमेजिनेशन पे या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन पे ये लोग बिलीव करते थे. ओके, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, राइट. ये मे भी क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि ये बहुत बेसिक सा है कि क्या रोमांटिक अगर क्वेश्चन आता है कि रोमांटिसिज्म का मेन फीचर क्या, व्हाट इज द मेन फीचर या फिर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, दैट वी कैन राइट दैट इट डज नॉट फोकस ऑन साइंटिफिक ट्रूथ rather than it focuses on truth of imagination या फिर individual feelings. ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Shelley was an atheist while Wordsworth was pantheist. ओके, तो शेली जो थे, पर्सी बायशी शेली, वो क्या थे, वो एथिस्ट थे यानी वो नास्तिक थे. एंड वर्ड्सवर्थ क्या थे, वो पैंथेइस्ट थे यानी वो गॉड में बिलीव करते थे. वो हर टाइप के गॉड में बिलीव करते थे एंड उनका था कि गॉड ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है. बट शेली के मन में ये ऐसी चीजें नहीं थी. शेली क्या, वो एक नास्तिक थे. वो ही डजंट बिलीव इन दिस काइंड्स ऑफ थिंग, but Wordsworth believed in God. Okay, that God is everything. Now coming to the next slides. Okay, if you just want to take the screenshot, or if you all just want to write in your notebook so that you can write. Okay, आप लोग लिख सकते हैं. अब मैं आ जाती हूँ थर्ड स्लाइड पे. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, Thomas Chatterton is considered as the first romantic poet in English. Is the first romantic poet in English. तो अगर क्वेश्चन आता है इससे कि who is considered as the first romantic poet in English, then the answer will be Thomas Chatterton, right? तो ये सारी ना आप लोग नोट कर लीजिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है. ओके, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश, देन द आंसर विल बी थॉमस चैटरटन, राइट. थॉमस चैटरटन. बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है. फिर हम लोग आते हैं दूसरे पे. मैं ना ये तो सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एंड स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि रोमांटिसिज्म बेसिकली है क्या. वो लोग साइंटिफिक ट्रूथ पे बिलीव नहीं करते थे. इनफैक्ट दे बिलीव इन इंडिविजुअल फीलिंग, इमेजिनेशन एंड ट्रूथ, राइट. एंड हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश, द आंसर विल बी थॉमस चैटरटन, राइट. अब हम लोग आते हैं द जर्मन क्रिटिक Friedrich Schlegel is said to have been the first to use the term romantics. Okay, तो पूछा जाएगा कि who is the first critic to use the term romantics. Okay, then the answer will be Friedrich Schlegel. Okay, the answer will be Friedrich Schlegel for describing school of poets and writers opposed to the classic, right. तो पूछा जाएगा कि who was the first person to just use the term romantic, then the answer will be Friedrich Schlegel. Okay, then वो उन्होंने डिस्क्राइब किया था किसको, for the school of poets को डिस्क्राइब किया था, and writers opposed to the classic, right, and the writers opposed to the classic. अब क्या है यहाँ पर, one of the fundamental of romanticism is the belief in the natural goodness. Okay, ये natural चीज में ये believe करते थे, natural goodness of man. Sorry, the idea that man in a state of nature would behave well but is hindered by civilization. Rousseau, man is born free and everywhere he is in chain. Okay, the savage is noble, childhood is good and the emotions, सॉरी ये लाइन्स नहीं है. ओके, इसे काट दिया है. ओके, तो पहला इसका सिर्फ एक ही ये इम्पोर्टेंट है कि हु वाज द फर्स्ट
critic, okay, to have been used the first to use the term romantic, then the answer will be फ्रेडरिक शेगल, ओके। उसमें मैंने क्या बताया, उनका क्या मानना था कि रोमांटिसिज्म का फंडामेंटल बिलीफ क्या है, नेचुरल गुडनेस पे ऑफ मैन पे बिलीव है, द आइडिया दैट मैन इन अ स्टेट ऑफ नेचर वुड बिहेव वेल बट इज हिंडर्ड बाय सिविलाइजेशन। रूसो क्या कहते हैं, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन, लाइक रूसो का मानना है कि मैन जो है वो फ्रीली बॉर्न होते हैं बट उसके बाद वो हर जगह वो चेन से बंधे रहते हैं। दैट इनका जो बिलीव है ना, ये साइंटिफिक बिलीव नहीं है, दिस आर द दिमाग का है इनका, मतलब इनका इनर फीलिंग है, इंडिविजुअल फीलिंग है, ट्रूथ फीलिंग है, ट्रूथ का फीलिंग है, राइट। सो दिस इज द फैक्ट, राइट, कि रोमांटिसिज्म जब भी अगर क्वेश्चन आएगा देन आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है कि साइंटिफिक चीजें नहीं बिलीव करते थे, इनफैक्ट दे बिलीव इन इंडिविजुअल फीलिंग्स, राइट, ओके। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट वर्ड्सवर्थ, ये सबको पता ही होगा, ओके, दैट वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर, राइट, ये पता ही होगा सबको, ये आई थिंक ये बहुत बेसिक सा है एंड मे बी ये एग्जाम में आ सके कि हु इज नोन एज द poet of nature, then the answer will be Wordsworth is known as the poet of nature. ओके अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाया है, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे कॉलरिज, यहाँ पे देखिए मैंने ना पोएट्स को क्या क्या उन्हें बुलाया जाता है, आई हैव जस्ट रिटन द नेम्स ऑफ द पोएट एंड उन्हें क्या क्या नाम से बुलाया जाता है एंड उन्हें क्या कहा जाता है, राइट। सो यू कैन जस्ट राइट और नोट इट इन योर नोटबुक, ओके। तो कॉलरिज को क्या बताया जाता है, कॉलरिज एज अ सुपर नेचुरल पोएट, ओके, ये सुपर नेचुरल पोएट कहलाते थे। एंड वी हैव बायरन एज अ पोएट ऑफ ह्यूमनिज्म, वी हैव शेली या पर्सी बायशे शेली एज अ पोएट ऑफ लव, वी हैव कीट्स पोएट ऑफ ब्यूटी, वी हैव स्कॉट पोएट ऑफ मेडिएवल लव, ओके। हमारे सिलेबस में ये मैं बता रही हूँ, हमारे सिलेबस में एक तो पहला है वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट है, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट है कॉलरिज, कॉलरिज इंपॉर्टेंट है, शेली इंपॉर्टेंट है, कीट्स इंपॉर्टेंट है। ये इन तीनों पे तो खासकर फोकस करिएगा कि वर्ड्सवर्थ एज अ नेचर पोएट कहलाते हैं, कॉलरिज सुपर नेचुरल कहलाते हैं, शेली पोएट ऑफ लव कहलाते हैं एंड कीट्स एज अ पोएट ऑफ ब्यूटी कहलाते हैं, राइट। दीज आर द बेसिक थिंग्स, यू कैन जस्ट राइट इट एंड लर्न इट, ओके। आप लोगों को इसे याद करना होगा, ओके। अब मैं आती हूँ वॉर ऑफ पीटरलू, आई एम जस्ट नॉट स्टार्टिंग द मैं जस्ट स्टार्ट नहीं कर रही हूँ डायरेक्टली, मैं कुछ बैकग्राउंड बता रही हूँ बिकॉज एग्जाम में बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस आते हैं आजकल के, वो इनर बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, बैकग्राउंड बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग द बैकग्राउंड, ओके। तो इसमें क्या होता है कि वॉर ऑफ पीटरलू ऑकर्ड इन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग डेट याद कीजिएगा कि वॉर ऑफ, अगर पूछा जाए कि वॉर ऑफ पीटरलू व्हेन इट वाज ऑकर्ड देन इट वाज 1819, ओके। ये दैट्स इंपॉर्टेंट नहीं है एंड दिस इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। F.L. Lucas gave 11,396 definition of romanticism in The Decline and Fall of Romantic Ideal। तो F.L. ल्यूकास जो थे उन्होंने 11,396 डेफिनेशंस दिया था रोमांटिसिज्म पे, राइट। वो कौन सी बुक थी, बुक का नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल, ओके। This book provides a critical examination of the potential for excess in romantic thought, a form of excess which denies the reality principle in favor of the unbridled exploration of the imagination. This is not important, okay, this is for your knowledge, this is अगर पूछा जाए कि who is the one who have या फिर who have given 11,396 definitions on romanticism and what was the name of the book, then the answer will be F.L. Lucas and the name of the book is The Decline and Fall of Romantic Ideal, right? Then this is the books, okay. अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, विक्टर ह्यूगोज called romanticism as a liberalism in literature,
ओके, दिस आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है. आई थिंक इसे आप लोग पॉइंट आउट करके नोट्स बना लीजिए. ओके, विक्टर ह्यूगोस कॉल रोमांटिसिज्म एज liberalism in literature, and Goethe said romanticism is disease, classicism is health. So इन्होंने ये कहा है, right? Just important for the exam point of view that ये लोग ना अगर पूछ देते हैं कि रोमांटिसिज्म एज लिबरलिज्म ये इन लिटरेचर ये किसने कहा था, द आंसर विल बी विक्टर ह्यूगोस. एंड हु सेड रोमांटिसिज्म इज डिजीज एंड क्लासिसिज्म इज हेल्थ, देन द आंसर विल बी गोथ, राइट. तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, बिकॉज दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, these are just important right things, you can just note it down. अब मैं आती हूँ लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज. ओके, मैं अब किस में आती हूँ कि इस एज के लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हूँ. It is intensely interesting to note how literature at first reflected the political turmoil of the age, and then, when the turmoil was over and England began her mighty work of reform, how literature suddenly developed a new creative spirit which shows itself in the poetry of. Okay, ये बस लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है. दिस पैरा इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट. इन्होंने बस बताया है कि कैसे लिटरेचर रिफ्लेक्टेड हुआ इस एज में, राइट. इस एज में कैसे लिटरेचर रिफ्लेक्ट हुआ एंड ये कैसे पोएट्री लाइमलाइट में आई. दिस इज द फैक्ट. ओके, देन आप लोगों को पता है कि these are the most important poets of the romantic age, that is Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats. ओके, हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, शेली है एंड कीट्स है. ओके, तो हमारा मेन फोकस इन चारों में ही रहेगा. बट बेसिकली आप लोगों को, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना कि कुछ भी पूछा जा सकता है, थरो नॉलेज पूछा जा सकता है. एंड बिकॉज कुछ भी हम लोग स्टार्ट करने के लिए थोरो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है यार. इनर हम लोगों को अंदर से बहुत कुछ जानने की बहुत जरूरत है. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग ऑल दिस. ओके, एंड इन द प्रोज ऑफ स्कॉट, जेन ऑस्टिन, लैम्ब एंड डी क्विंसी, अ वंडरफुल ग्रुप ऑफ राइटर्स. अच्छा, प्रोज में, पोएट्री में तो ये लोग इंपॉर्टेंट है, पोएट्री में तो ये लोग इंपॉर्टेंट है. प्रोज में कौन इंपॉर्टेंट है? ओके, तो प्रोज में कौन है? तो स्कॉट है, यानी वॉल्टर स्कॉट. ओके, we have Walter Scott, we have Jane Austen, we have Lamb, Charles Lamb, we have D. Quincy. These are the important prose writer, and हमारे सिलेबस में Jane Austen है and Lamb है. Okay, we have to focus on both of them, right? अब हम लोग आते हैं. Thus, in the early days, when all institutions seemed crumbling with the Bastille, Coleridge and Southey formed their youthful scheme of a Pentiscoracy on the banks of Susquehanna, an ideal commonwealth. Okay, ये Susquehanna क्या है? Then it's a commonwealth. Okay, in which the principles of थॉमस मूर्स, ओके, यूटोपिया शुड बी पुट इन प्रैक्टिस. मैं बता रखी हूँ ये जो है दिस अर्ली डेज में, जब बेस्टाइल में ओल्ड इंस्टीट्यूशन सीम क्रम्बलिंग इन द बेस्टाइल, कॉलरिज एंड साउदी. ओके, ये लोग जो थे, ये लोग यूथफुल स्कीम निकाले थे. उस स्कीम का क्या नाम था? पेंटिस्कोरेसी ऑन द बैंक्स ऑफ शुस्क्वेहाना. ये क्या था? एक कॉमनवेल्थ था, राइट. ये क्या था? एक कॉमनवेल्थ था. ओके, इवन वर्ड्सवर्थ फायर्ड विद पॉलिटिकल एंथुसियाज्म कुड राइट. मतलब उस टाइम ऐसा सिचुएशन था दैट ये सारे इन्होंने पेंटिस्कोरेसी को स्कीम था, उसको फॉर्म किया ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शुस्क्वेहाना. एंड वर्ड्सवर्थ भी पॉलिटिकल एंथुसियाज्म में बहुत ज्यादा ही वो फायर्ड थे. दैट्स व्हाई what did Wordsworth wrote? What did he wrote? He wrote, "Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven." Right? तो ये उन्होंने लिख रखा है. Okay?
इन दिस, उन्होंने बस एक छोटा सा ये लिख रखा है। अगर ये आए तो ये किसने लिखा है, इस लाइन से अगर क्वेश्चन आए कि ये किसने लिखा है, देन द आंसर विल बी वर्ड्सवर्थ। अब मैं आती हूँ इन कॉलरिज वी सी दिस इंडिपेंडेंस एक्सप्रेस्ड इन कुबला खान। ऑब्वियसली मैं हम लोग पढ़ेंगे, कुबला खान पढ़ेंगे, एंशिएंट मैरिनर पढ़ेंगे। ओके सॉरी 2 होगा यहाँ। ओके in Coleridge we see this independence expressed in Kubla Khan and the ancient mariner. Two dream pictures, one of the populous Orient and the other of the lonely sea. Okay, Kubla Khan जो है ना, it is one of the best work of Coleridge. याद है ना वो opium eater, opium वाला कहानी है, opium eater, and the ancient mariner इज द लोनली सी की कहानी है। वो कहानी है ना एल्बेट्रस वाली कहानी है, विच इज हम लोग पढ़ेंगे सारे आगे क्लास में, हम लोग ये सारी कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके इन वर्ड्सवर्थ this literary independence led him inward to the heart of common things. Okay, Coleridge and Wordsworth best represent the romantic genius of the age in which they live. Okay, तो हम लोग को क्या जानना है कि रोमांटिक एज में विच पोएट, कौन सारे पोएट्स इंपॉर्टेंट थे, देन द आंसर विल बी कॉलरिज इंपॉर्टेंट थे एंड कौन इंपॉर्टेंट थे, लाइक वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट थे। दे आर जस्ट जीनियस ऑफ रोमांटिक एज। कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, they are just represented as the genius of the age in which they lived. Okay, so though Scott had a greater literary reputation and Byron and Shelley had larger audience. यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ जो है वो रोमांटिक एज को बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग जीनियस कहलाते हैं। बट स्कॉट को क्या है, स्कॉट का ग्रेटर लिटरेरी रेप्यूटेशन है एंड बायरन एंड शेली की लार्ज ऑडियंस है। ओके मतलब शेली एंड बायरन को लार्ज ऑडियंस थी सुनने वाले उस एज में, एंड स्कॉट का क्या था, ग्रेटर लिटरेरी रेप्यूटेशन था, उनका रेप्यूटेशन लिटरेरी फील्ड में बहुत अच्छा था। एंड कॉलरिज को क्या था, वो द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स थे रोमांटिक एज के। ओके दीज आर द पॉइंट्स। ओके ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज है। मैं ये आज का क्लास मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं एज ऑफ पोएट्री बताऊंगी एंड दीज आर द पॉइंट्स। ओके अगर आप लोग इसको प्रॉपर वे में नोट डाउन कर लेते हैं एंड थरोली पढ़ाई करते हैं, देन एग्जाम में ना ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन इजिली रीड फॉर योर एग्जाम। ओके एंड अभी से तैयारी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।